नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने अपनी पिछली क्लास में आप सभी को केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो केमिस्ट्री की आत्मा होती है, और आप सभी लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझे होंगे। हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, सर हिंदी में बताइएगा, तो मैं आज से आप सबको हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करके बताना चालू करूंगा। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि हम सोच ये रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हर एक टॉपिक को डील करूं, लेकिन वाकई में अगर हम बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम ऐसा करने वाले हैं कि चैप्टर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जहां से बीटी बोर्ड क्वेश्चन पुटअप करता है, जहां से बीटी बोर्ड क्वेश्चन उठाता है, मतलब कि मेरे कहने का है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। और इतना आप याद रखिएगा, अब आज के बाद हम जितनी भी क्लासेस लेंगे, समझ लीजिएगा उनमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो बीटी बोर्ड ने पूछा है या आगे पूछे जाने का चांस है। तो आने वाली क्लास या जो भी क्लासेस आपको मिले, इसे मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए हम देखते हैं। हमारा सबका जो ये टॉपिक चल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैं बार बार बोला हूं, इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज आप सभी के माइंड में आना चाहिए कि हम सभी लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने चल रहे हैं, और ये टॉपिक बच्चों की अक्सर प्रॉब्लम बनती है। लेकिन आज आप शुरू से लेके अंत तक अगर आप क्लास को अटेंड करेंगे, तो मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको इस टॉपिक में रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। बस आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, बस मेरे साथ समझते चलिएगा। अब टॉपिक आपके माइंड में चल चुका होगा, समझ भी चुके होंगे कि सर किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो है क्वांटम नंबर। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और आप हेडिंग भी डाल देंगे, क्या चीज? क्वांटम नंबर। तो थोड़ा सा क्या है कि अगर हम क्वांटम नंबर की बात करें तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जैसे अगर आप मान लीजिए एक अननोन शहर में गए हैं और किसी से मुलाकात करने गए हैं। मैं आपको इस नंबर को थोड़ा दूसरी तरह से बताना चाह रहा हूं और आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग किसी एक अननोन, एक अज्ञात जगह पे गए हैं और आपको किसी से मुलाकात करनी है। तो हम सबको पता है कि उस बंदे से मुलाकात हमको तभी हो पाएगी, या उस बंदे से हम मुलाकात तभी कर पाएंगे जब हमको उसका नाम, उसका पता मतलब क्या है, किस शहर में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, किस गली में रहता है, कौन सा मकान नंबर है, मतलब कुल मिला के अगर उसके बारे में फुल एड्रेस हमारे पास रहेगा, उसका पूरा पता हमारे पास रहेगा, तो हमें उस आदमी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही जब बातें की जा रही थी कि इलेक्ट्रॉन का हमको कैसे पता चलेगा कि यहां पे है कि नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन से हमको मुलाकात करनी है, और इलेक्ट्रॉन से मुलाकात करने के लिए उसका एड्रेस हमको जानना है, तो उस एड्रेस को बताने वाला क्वांटम नंबर होता है। तो आप सभी लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है। अब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है कहां पे, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है या मोशन कर रहा है तो किस दिशा में कर रहा है, मतलब ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन की जो एड्रेस है, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, इन सारी चीजों को बताने का जो काम है वो क्वांटम नंबर का होता है। आपके बुकों में लिखा भी गया है कि क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति की दिशा बताता है। मैं केवल इतना ही नहीं कह रहा हूं, अब मैं आपको पूरी की पूरी बात बता रहा हूं, ये तो बुक की लैंग्वेज है, बट आपको कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने वाला जो नंबर है वही क्वांटम नंबर है। तो आप सभी लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर है
पहली चीज तो आप ये बोल सकते हैं, इसे मैं लिखने चल रहा हूं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, जिसे हम हिंदी में अगर लिखें तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्थिति। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन बताता है ऑफ मोशन, किसका? इलेक्ट्रॉन का, कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चल रहा है। मतलब आप इसे हिंदी में लिखे तो क्या बोल सकते हैं? गति की दिशा। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वांटम नंबर आपका एक स्पेशल नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताएगा और इसकी गति की दिशा को बताएगा। अगर हम इन सब चीजों के बारे में स्पष्ट कर दे तो आप बोल सकते हैं ये वो नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। हम सभी लोग ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसा कि आपको याद था, मैंने कहा कि उस बंदे से अगर मुलाकात करनी है तो उसका नाम, गली, शहर, मोहल्ला, मकान, मतलब कुछ छोटी छोटी चीजों को जानना हमारे लिए जरूरी है। किसी एक चीज को जान के उससे मिल नहीं सकते हो। अगर आपको गली नंबर पता है तो आप नहीं मुलाकात कर सकते हैं, शहर ही पता है तो भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए करना भी चाहे तो आपको पता है, थोड़ा एहसास करो, बहुत मेहनत लगेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर उस बंदे तक पहुंचना है तो मुझे गली नंबर, मकान नंबर, शहर नंबर या वो उस बंदे का नाम या क्या करता है, कहां पे रह सकता है, ये सारी चीजों की जानकारी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि उस बंदे से मुलाकात करना है, कोई एक चीज मुझे पता चल जाए तो हम उससे मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। बात समझिए। बिल्कुल वैसे ही कहने का मतलब है उस बंदे से मुलाकात करने के लिए 2, 4, 5 चीजों का होना हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं, जब भी हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएगा, लेकिन जो क्वांटम नंबर है इनमें कुछ पॉइंट्स को जानना आपके लिए जरूरी है। हर एक पॉइंट एक एक एड्रेस क्या करेगा? बताएगा। नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और ऐसा भी आप समझेंगे, इसी चीज को आगे लिख लेंगे कि रियलिटी ये है कि हम इसी चीज को बोलते हैं टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को क्यू एन से दिखाएंगे तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। मतलब आप बोल सकते हैं क्वांटम नंबर जो है ये 4 प्रकार का होता है, और आप सभी लोगों को हर एक प्रकार में इलेक्ट्रॉन की एक नया एड्रेस मिलेगा। आपको जानना है और इसे आप समझिएगा क्या क्या करना है। जिनमें से जो पहला क्वांटम नंबर होता है, समझते जाइएगा, इस क्वांटम नंबर को हम नाम अगर देना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं मुख्य, मेन क्वांटम नंबर, या इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसे कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये होती क्या है, अगर हम इसके बारे में देखें कि आखिर मेन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो मैंने कहा हर क्वांटम नंबर कुछ ना कुछ बताएगा। तो आप याद रखेंगे ये आपको ऑर्बिट के बारे में जानकारी देगा, या कह सकते हैं क्लास के बारे में जानकारी देगा, या कह सकते हैं सेल के बारे में जानकारी देगा। और हमें पता है कि ऑर्बिट, क्लास या सेल जो होता है ये मेन एनर्जी लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन एनर्जी लेवल कहलाता है। मतलब आप ये बोलेंगे कि ये क्वांटम नंबर ऐसा है जो मुख्य ऊर्जा स्तर को दिखाता है। किसको बताता है? मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है। या आप सबसे बेहतर ढंग ये होगा कि आप ये बताएं कि ये ऑर्बिट को बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का है, कि वो इलेक्ट्रॉन किस क्लास का है, या वो इलेक्ट्रॉन किस सेल का है। इसके बारे में बताता कौन है? मेन क्वांटम नंबर। और दूसरी बात आप याद रखेंगे, इसको हम सभी लोग n से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, हमेशा धनात्मक रहेगी। आप याद रखेंगे। और वो भी कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू होगी पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। आप याद रखेंगे क्या रहेगा? इंटीजर नंबर होगा, धनात्मक पूर्ण संख्या होगी। आप इस बात को याद रखेंगे। मतलब ये है कि जो n की वैल्यू होगी वो 1, 2,
3 4 5 ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक होगी। इस बात को आप याद रखेंगे। ये पहली क्वांटम नंबर है जिसे क्या कहा गया, मेन क्वांटम नंबर। हमारे पास एक सेकंड क्वांटम नंबर है, आप उसे आप याद रखेंगे, जिसका नाम ही क्या है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसी को कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को कहा जाता है द्वितीयक क्वांटम संख्या। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पहला क्वांटम नंबर आपका ऑर्बिट को बताता है, तो ये भी किसी न किसी चीज को बताएगा, जानते रहिए। ये क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है। किसको बताता है, ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल का और नाम देना चाहो तो क्या कह सकते, सब क्लास, या क्या कह सकते हैं, सबसेल को बताता है। बट फेमस हमारे पास कौन है, ऑर्बिटल। मतलब इस क्वांटम नंबर से आप सभी लोगों को ऑर्बिटल की जानकारी होगी। और आगे आप ये कह सकते हैं, ये जो वैल्यू होते हैं, मतलब इसको हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। और ये जो एल होता है, इस बात को आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा, कि इस एल की वैल्यू जो होती है जीरो से लेकर n-1 तक होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। यही दो बातें कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो होता है ये ऑर्बिटल को बताता है, और इसे हम L से दिखाते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके n- क्या होता है, 1 तक होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सभी लोग यहीं पर कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो L होता है वो आपका डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब निर्भर करना। वो किस पर निर्भर करता है, वो n पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप n की वैल्यू मानते हैं 1, तो L की वैल्यू होगी 0। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हम मानते हैं n = 2, तो L की एक वैल्यू तो 0 होगी, अगली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे अगर n बराबर 3 मानते हैं तो L की वैल्यू 1 तो 0 होगी, एक 1 होगी और एक 2 होगी। ऐसे n की वैल्यू अगर हम 4 मानते हैं तो L की वैल्यू एक 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी और एक 3 होगी। बात को थोड़ा गौर करिएगा। n की जितनी वैल्यू होती है L की भी उतनी ही वैल्यू होती है। n की अगर वैल्यू 1 है तो L की ही एक ही वैल्यू होगी, वो 0 होगी। n की अगर वैल्यू 2 है तो L की 2 वैल्यू आएगी, एक 0 और एक 1 होगी। n की अगर वैल्यू 3 है तो इसकी 3 वैल्यू होगी, एक 0 1 और क्या होगा, 2 होगा। एक अगर n की वैल्यू 4 आ रही है तो 4 वैल्यू होगी, 0 1 2 3। याद रहे लास्ट वाली वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक कम होगी, इसीलिए n- क्या कहा गया, 1 कहा गया। अच्छा, ये सारी चीजें हम बनाएंगे जब ना, तो थोड़ा हमारे माइंड में एक चीज आता है, क्या, n मतलब जो हम ऑर्बिट की बात किए थे। अगर आपको याद हो तो पहले ऑर्बिट में केवल s था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो। दूसरे ऑर्बिट में s और p था, तीसरे में sp-d था, चौथे में sp-df था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब आप बताओ, s है तो इसका मतलब ये जो आ रहा है वो वैल्यू किसकी है, s ऑर्बिटल की है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा है, s वाला है, तो s ऑर्बिटल के लिए याद रहे L की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप देखो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू 0 आई है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, s की है। दूसरे में देखो नया आया है तो p आया है, तो यानी ये जो वैल्यू आपकी है वो किसकी है, p की। तो आप लिख सकते हैं कि p ऑर्बिटल के लिए जो L की वैल्यू होगी वो 1 होगी। समझ आया। अब आप बताओ, इसमें s और p की बात हो गई, तीसरे में कौन सा नया चीज आया है, वो 2 आया है, और 2 क्या है, d। तो आप लिखेंगे क्या कि d ऑर्बिटल के लिए जो L की वैल्यू होगी 2 होगी। ऐसे आप लिख सकते हैं f ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो आगे भी कर सकते हैं, थोड़ा आप गौर से सोचिए और समझिए। मैं इस बात को फिर से समझा रहा हूं, याद रखो। क्या, जब n बराबर 1, तो पहली कक्षा की बात किया जा रहा है, पहली क्लास की बात की, क्योंकि n आपको क्लास बता रहा है। तो पहली क्लास में आप देखे होंगे तो केवल यस आया था,
तो आप बताओ, जब पहली क्लास कह रहे हो तो यल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो पहली क्लास में केवल यस है, इसका मतलब यस ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप पहली दूसरी तीसरी अब चाहे जो क्लास आएगी उसमें यस का रहना जरूरी है। यस ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू 0 फिक्स हो गई, याद कर डालो। पी ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू 1 हो गई, ये याद कर डालो। डी ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू 2 हो गई, ये याद कर डालो। ऐसे याद करो, यहां यस है तो यहां 0 है, यहां यस पी है तो यस वाला 0, तो यानी बचा वाला क्या है, पी है 1। एस पी डी है, ये 0 यस का है, ये पी का है, एक बचा है वो क्या है, 2, वो डी का हुआ। यही सब हम लिखते चले आए हैं, यही आपका कौन सा होता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है। अब एक थर्ड क्वांटम नंबर होता है, हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और उस क्वांटम नंबर को एक बहुत प्यारा सा नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाए तो आप कह सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। आखिर ये क्वांटम संख्या क्या हमको बताती है, किस चीज के बारे में जानकारी हमको देती है? अगर हम सभी लोग इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये क्वांटम नंबर आपका मैग्नेटिक की बात है तो किसके बारे में बताएगा, याद रहे, ये बताता है, अंग्रेजी में तो इसे बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल, या इसे कह सकते हैं ऑर्बिटल का अभिविन्यास। ये क्वेश्चन एक बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ, आपके यहां तो ऑब्जेक्टिव नहीं था रही है, लेकिन एक नंबर में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल का अभिविन्यास। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इनको हम सभी लोग किससे दिखाएंगे, एम से। ये जो m की वैल्यू होती है वो डिपेंड किस पे करती है, जैसे आपने अभी देखा था, क्या L की वैल्यू किस पे डिपेंड की, n पे। वैसे समझना m की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड किस पे करती है, L पर। किस पे करती है, L पर, समझ आया। और वो भी जो वैल्यू होती है वो कितना आती है, मैं आपको बता दूं, वो वैल्यू आती है 2l+1 आती है। कितना आती है, 2l+1 आती है। फिर से देखो, m की वैल्यू डिपेंड करेगी L पर और वो होगी कितनी, 2l+1 होगी। तो आप लिखना चाहे तो m इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2l+1। इसका मतलब है, समझिए कि अगर हम सभी लोग बात किसकी कर रहे हैं, यस ऑर्बिटल की कर रहे हैं, तो यस ऑर्बिटल के लिए L बराबर क्या होगा, 0। तो m बराबर क्या होगा, देखो 0 रख दोगे तो केवल क्या आएगा, 1। केवल क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर आप p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहां पर L के लिए क्या होगा, 1, और 1 रखोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। समझते जाइएगा, कॉन्फिडेंस, एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर हमारे पास d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या रखना है, 2। तो जब 2 रखोगे तो यहां 5 आ जाएगा। अगर इसी जगह f ऑर्बिटल हमारे पास होगा तो आप बताइए क्या होगा, L की वैल्यू 3, और 3 रखोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसा होगा। अब आप m की वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 3, इनकी वैल्यू 5, इनकी वैल्यू 7, इसका मतलब समझो, कह रहा है ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ऑर्बिटल की संख्या बतानी है। तो यानी अगर यस ऑर्बिटल है तो उसके लिए कितना संख्या होगी, 1। p में कितना होगा, 3, कितना होगा, 3, ऐसे बनाना है। ये 5 है तो आपको कितना बनाना पड़ेगा, 5, और ये आपके पास कितना बनाना पड़ेगा, 7। कितना बनाना पड़ेगा, 7। समझ आया। तो देखो ये 6 है और एक और बनेगा, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये यस के लिए, ये पी के लिए, ये डी के लिए, ये एफ के लिए। तो आप याद रखो क्या चीज, कि यस ऑर्बिटल के लिए केवल एक ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 खाने होंगे, डी ऑर्बिटल में 5 ठू होंगे, और एफ ऑर्बिटल में 7 ठू होंगे। बात समझ पाए। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है, बच्चों के मन में अक्सर वो कंफ्यूजन रहती है, मैं उसको दूर करना चाह रहा हूं।
इसको और भी ज्यादा जब डीप में समझा गया, इसको और भी ज्यादा जब लोगों ने जानकारी लिया तो उनको ये मिला कि वास्तव में जो m की वैल्यू होती है ना, वो ध्यान दीजिएगा, वास्तव में जो m की वैल्यू होती है वो प्लस एल से जीरो सहित माइनस एल होती है, या फिर कुछ लोगों का मत ये आया माइनस एल से जीरो सहित प्लस एल होती है। अब इनका क्या मतलब है, आइए उस बात को थोड़ा समझा जाए। देखिए जैसे ये क्या आ रहा है, एक, भाई यस ऑर्बिटल रहेगा तो केवल एक के खाना बनेगा, और एक खाने में आप समझिएगा वो वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। समझ आया आपको, यानी इस खाने की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। लेकिन अगर उसी जगह पी ऑर्बिटल देखो तो यहां पे एम की वैल्यू 3 टू आएगी। कौन कौन सी 3 आएगी देखो, तो यहां एल की वैल्यू कितनी है, 1 ना, तो 1 है तो चाहे प्लस एल से जीरो माइनस एल जाओ या माइनस एल से जीरो प्लस एल जाओ, कोई एक रूल अपनाओ। हमारी आदत है प्लस एल से चलते हैं। तो यहां आप लिखेंगे पहला वाला ब्लॉक +1, दूसरा जीरो होगा, तीसरा -1 होगा। इस 3 का सेंस समझे, 3 टू खाने रहेंगे, 3 वैल्यू रहेगी। पहले खाने की शुरुआत क्या होगी, प्लस से, अंत होगा माइनस से, या शुरू करो अंत से, शुरू करो माइनस से, अंत होगा प्लस से। ऐसे बताइए यहां अगर 2 रख दिया गया तो 5 वैल्यू, 5 ब्लॉक है, तो क्या किया जाएगा, +2 +1 0 -1 -2। बात समझ पाए। यहां 7 है तो 7 देखो कैसे है, 7 वैल्यू रखनी है। भाई एल की वैल्यू कितनी है, 3 है तो है। यहां देखो एल की वैल्यू कितनी थी, 2, इसीलिए +2 से शुरू किया। यहां कितनी है, 3, तो आप +3 +2 +1 0 -1 -2 और क्या हो जाएगा, -3। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे तो आपको मिलेगा, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन को बताता है कि यस ऑर्बिटल में कितना कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास, कितनी जगह बनेगी। तो यस ऑर्बिटल में केवल एक जगह बनेगी, पी ऑर्बिटल में 3 जगह बनेगी, डी ऑर्बिटल में 5 ठो और एफ ऑर्बिटल में 7 ठो। ठीक है। और एक बात और है, m बराबर 1 यहां लिखने का सेंस ये है कि m की एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू 0 होगी। m की एक वैल्यू होगी और वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ पाए। यहां m की 3 होने का मतलब 3 वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी l पर, और वो l से प्लस l से 0 सहित -l या -l से 0 सहित +l होगी। मतलब या तो +1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। बात समझ पाए। ऐसे देखो m की 5 होने का मतलब क्या, 5 खाने या 5 वैल्यू होगी। अब 5 वैल्यू में वो डिपेंड किस पे करेगा, l पर, और l की वैल्यू 2 है तो 2 से शुरू कर दो, +2 +1 0 -1 -2, 5 वैल्यू में से कोई भी हो सकती है। ऐसे इसके लिए भी किया जा सकता है। तो ये जो पूरा आया हुआ है ना, ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैं एक लास्ट क्वांटम नंबर है जो यहीं पे मैं लिख देता हूं, लास्ट क्वांटम नंबर चौथा, जिसे हम कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अगर हमारे मन में यह डाउट आता है तो नाम से पता चल रहा है ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति को बताएगा। किस चीज को बताएगा, इलेक्ट्रॉन की गति को। भाई साहब ये ऊपर की जो तीनों है ये बताती हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितियां, और जो चौथा आ रहा है ना ये बताता है इलेक्ट्रॉन की गति किस तरफ हो रही है। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है 2 ही तरह का स्पिन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। समझ आया। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो स्पिन 2 तरह का हो सकता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और एक बात ये भी है, इसको किससे दिखाएंगे, यस से। इसकी 2 वैल्यू होगी, एक वैल्यू को हम लिखेंगे +½ और एक वैल्यू को लिखेंगे -½ अगर आप +½ लिखते हैं समझ जाइएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू प्लस रहती है और क्लॉकवाइज हमेशा माइनस रहता है। अगर आप यस की वैल्यू +½ लिखते हैं
तो आप इस बात को समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर -½ लिखते हैं तो समझिएगा वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है। और अभी मैं फिगर बना के दिखा दूंगा कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है। इस तरह से जो चारों क्वांटम नंबर है मैंने आपको समझा दिया कि आखिरकार ये चारों क्वांटम नंबर होते क्या है, क्या क्या चीजें बताती हैं। समझिए, मुख्य क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिट को, सेकेंडरी क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिटल को, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिटल के विन्यास को कि कितने ऑर्बिटल होंगे, कितनी भाग बनेगा, कितना पार्ट होगा, और ये बताता है इलेक्ट्रॉन की गति को। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का फुल ऑफ एड्रेस, फुल बायोडाटा देने वाला कौन होता है? क्वांटम नंबर होता है। आप इसे अच्छे से समझेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को, क्वांटम संख्या को और भी बेहतर से समझते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आइए हम उसको देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूं, पहले उन एग्जाम्पल्स को लेके इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस बात को थोड़ा समझिएगा। चलिए मैं यहां तक मिटा देता हूं, ठीक है। चलो राइट, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अगर मुझसे कहा जाए 3D, मैं आपको बता दूं ये क्लास आज आपको जो बताने चल रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसे भी समझिएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजों को आपको जानकारी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कहीं पे 3D7 है और आपसे कहा जाता है कि इसका चारों क्वांटम नंबर बताओ, चारों क्वांटम नंबर बताओ, तो कैसे बताएंगे? याद रखो, सबसे पहले देखना ये डी या एस या पी या एफ की पहले जो गिनती लिखा रहता है 1 2 3 को भी लिखा है, वो आपका यन होता है। तो यन बराबर क्या हो जाएगा? 3। यन बराबर क्या हो जाएगा? 3। समझ आया? एल बराबर क्या हो जाएगा जरा देखो। तो एल बराबर अगर जानना है तो हमें पता है कि डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत? अब हमारे पास एम की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? एम की। तो आप बताओ एल की वैल्यू अगर 2 रहती है तो एम की 5 वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? 5। एक तो +2, +1, 0, -1, -2। पर कोई अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह का तो इन पांचों में से कोई एक आंसर होगा, और वो आंसर कैसे पता चलेगा? आप ऑर्बिटल बना के दिखाएंगे। 1 2 3 5 हो गया। एक आप +2, +1, 0, -1, -2। अब हमको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भरना है। और यहां इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए, इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुंड। क्या नाम था? हुंड। उसने एक ला दिया था, आगे पी साइलेंट है याद रखिएगा, जिसे हम हुंड का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंड का नियम। आइए उस नियम को भी थोड़ा समझ लेते हैं और यहीं पे जान लेते हैं। होता क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाना है, और समझिएगा इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से दिखाएंगे, आप फुल एरो से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसे दिखाइएगा या तो आप ऐसे दिखाइएगा, ठीक है। तो इनके मतलब यही 2 तरीका है दिखाने का, और इनके कहने का क्या मतलब है समझिए। हुंड ने ये कहा कि भाई एक नियम है, जैसे आपके घर में मान लीजिए जैसे 5 कमरे बने हुए हैं, 5 ठो कमरे क्या है? बने हुए हैं। आपके यहां मेहमान आते हैं, तो आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप ये कहोगे भैया एक काम करो, एक एक लोग पहले एक एक कमरे में हो जाओ। अगर ये हो जाते हैं तो ठीक है, अगर उसके बाद भी बचते हैं तब आप फिर से एक एक हो जाओ। मतलब ये है कब ऐसा नहीं है कि हमारे पास 5 कमरे हैं, ठीक है, और हमारे पास जो लोग आए हैं हम उनसे क्या कहेंगे? भाई साहब आप एक एक लोग सभी में चले जाइए, कोई कमरा बुरा ना माने, सभी लोग एक एक में चले जाइए, उसके बाद बचते हैं, मजबूरी है
फिर से आगे आ जाइए, फिर से चले जाइएगा। लेकिन याद रहे, जब इस बार जा रहे थे पहली बार तो एक दिशा में, जब मजबूरी वाली बात है तो लौटना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इन्होंने एक बात बोला कि पहले एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भर डालो, फिर उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप बचे हुए इलेक्ट्रॉन को भरना चालू कर दो। अगर हम इस वाले एरो को यूज करेंगे तो पहले ऐसे एक एक करके भरते चले जाएंगे और जो बचेगा उसको हम विपरीत दिशा में भरना चालू करेंगे। हमारे पास कई इलेक्ट्रॉन है? 7। ऐसे भरे तो 5 भर डाले, छठा वाला विपरीत चालू कर दिए, 7वां हो गया। तो निगाह हमारी पक्की रहेगी कि अंतिम वाला कहां पहुंचा है। तो अंतिम वाला ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा है और इसके नीचे देखो कौन सी वैल्यू है, 1। तो इसलिए कह सकते हैं m की वैल्यू यहां पर क्या होगी, +1 होगी। इन पांचों में से कौन सी होगी, +1 होगी। अगर हम इस वाले तीर को दिखाते तो आप ऐसा बनाते, ये आप 5 ब्लॉक बनाएंगे, एक ये ऐसे करके आप भरते जाइएगा। मतलब एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों को हम लास्ट तक भरते चले जाएंगे। और जोड़ा कब बनेगा, जब हमको लगेगा कि लास्ट तक एक एक पहुंच गया है, तब जोड़ा बनाएंगे। बात समझ पाए? तो अब आप बताओ, ये +2 था, ये +1 था। जब आप ही इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, आप ही करता धरता है, तो आप बता सकते हैं, जान सकते हैं अंतिम में हम कहां दिए थे। तो अंतिम यही है +1, तो यम की वैल्यू +1 होगी। आप जैसे निमंत्रण होता है ना, जब पार्टी में लोग बैठे रहते, पूड़ी या कुछ भी परसते हो, पहले एक एक करके देते चले जाते हो, यही बात होती है ना। जब अंतिम तक पहुंच जाता है तब जाके फिर दोहराते हो। यही नियम है, यही सत्कार संस्कार है। वही चीज को पालन कौन किया, हुंड ने, और उसे हुंड का नियम बता दिया गया। ये तो हमारा संस्कार है और हुंड ने इसी संस्कार को सीखा और बताया, तो इसे हुंड का नियम कहा गया कि भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को आप जब भरेंगे तो लास्ट तक एक एक दिशा में, एक ही दिशा में भरते जाइए, लास्ट तक एक ही दिशा में भरते चले जाइए। समझ रहे ना? अगर बचता है तब आप उसमें जोड़ा बनाइएगा, वो भी विपरीत। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर एक खाने में क्या 2 ही रहेंगे? जी हां, ये नियम है कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी एक दूसरे के एंटी। जमेगी नहीं, पटेगी नहीं एक दूसरे में, एक दूसरे के विपरीत। ये नियम है, ठीक है। तो ये आपको लगे हाथ इसको बता दिए। यम की वैल्यू पता चल गई, +1 हुआ। यस की वैल्यू क्या आएगी बताइए भाई? वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, बात थोड़ा समझिएगा। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं उस चीज को समझिएगा, कहीं नहीं मिलेगा इस बात को। ये आपको एक स्टिक दिख रही है, इस तरफ या इस तरफ कहीं पे कोई बर्डन है नहीं, तो सीधी चली जाएगी। क्या हो जाएगी? सीधी चली जाएगी। लेकिन अगर इस तरफ आ गया, तो इस तरफ ज्यादा मैटर आ गया, तो इसका परिणाम इधर आएगा। तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये आगे चल के ऐसे घूम जाएगी। बात समझ पाए? और इस तरह चलने की प्रोसेस को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ये है तो समझिएगा वो ऐसे चलेगा, और इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? घड़ी के गति के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई देखोगे ना, उसके विपरीत दिशा में। समझ पाए? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नीचे आपने ऐसे लिखा है, मैं अगर चाहूं तो इसको पलट सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ये दोनों विपरीत ही हैं। नीचे लिख दिया तो उल्टा समझ में आता है, लेकिन ऐसे भी लिख दिया तो भी उल्टा ही है। इसका परिमाण इधर जाएगा, और जब इधर जाएगा तो ये इधर गति करेगा, और इस तरह की गति को क्या कहा जाता है? क्लॉकवाइज कहा जाता है। समझ आया? मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे है, समझिए उसे ऐसे लिखा जा सकता है, और ऐसे वाले का गति जब देखा गया तो कैसे मिला? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए यस की वैल्यू -½ होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखे तो समझना -½ है,
और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखा तो समझना प्लस हाफ है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप बताइए अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन ये है कि नहीं है? तो अगर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो आप समझिए माइनस हाफ वैल्यू आएगी। या इसका शॉर्ट ट्रिक भी है कि भाई साहब अगर जितनी संख्या है, जैसे 5 यहां होता है, देखो डी ऑर्बिटल में 5 ठू होता है संख्या, एफ में 7 ठू होता है, जितनी संख्या ऑर्बिटल की रहती है अगर उतना इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है तो यस की वैल्यू प्लस हाफ, और उससे अगर ज्यादा हो रहा है तो यस की वैल्यू माइनस हाफ है। ये ट्रिक याद रखो, वास्तव में कॉन्सेप्ट ही है। क्यों? एक दिशा में रखेंगे सारी वैल्यू प्लस हाफ वाली रहेगी और उसके विपरीत गए तुरंत माइनस हाफ हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे अगर यस ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो पहला वाला प्लस हाफ और दूसरा का क्या माइनस हाफ। समझो पी ऑर्बिटल में 3 ठू खाने हैं, हर खाने में 2 इलेक्ट्रॉन, आप तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। पी में 6 ठू होता भी है, या ऐसा भी आप अंदाजा लगाए भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, भाई पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो इनके लिए 3 जगह चाहिए, तो 3 जगह है। ठीक है, टोटल कई इलेक्ट्रॉन है 6 ना, 6 का आधा क्या हुआ 3। जितनी संख्या रहेगी अगर उतने इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है तो इसकी वैल्यू प्लस हाफ है, और उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, इतना समझाना पड़ा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा और आप उस बात को देखिएगा और तेजी से उसको करने की कोशिश करेंगे। आइए उस बात को थोड़ा समझते हैं, वो चीज क्या है। बस आप सभी लोगों को मैं जो समझा रहा हूं आप इसे अच्छे से समझिए। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहां 4f9 मिल रहा है तो आप बताओ एफ में कितने खाने हैं, 7 ठो, 9 इलेक्ट्रॉन है तो 7 से क्या है ज्यादा, तो ये वैल्यू क्लियर हो गई, यस की माइनस हाफ हो गई। ठीक है, नहीं तो आप लिखोगे तो कैसे, n बराबर 4, l बराबर यफ है तो यफ के लिए कितना होगा 3, और यम बराबर देखो यल की वैल्यू 3 है तो यम की 7 वैल्यू आएगी। अब 7 में से इन्हीं 7 में से कुछ होगी तो उनको कैसे निकाला जाएगा, आप 7 ठू बनाएंगे खाने और हुंड लॉ के अकॉर्डिंग आप भरेंगे, हुंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भरेंगे। 9 इलेक्ट्रॉन है, एक ये देखिए 7 हमने भर दिया, बचे हैं 2, तो देखो शुरू करोगे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 ऐसे करके अंतिम वाला यही आया है, तो इस पर यम की वैल्यू क्या आएगी +2 आ जाएगी। सही है, ऐसे निकालेंगे। और यस की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, अभी बता दिया भाई ऑर्बिटल की संख्या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यस की वैल्यू माइनस हाफ, कम है तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। ये आपका ऐसे आपका कोई भी एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए 5f11 हो गया तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ठू, एल की वैल्यू 3 हो जाएगा, यम की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 है, तो 11 होने का मतलब अगर मैं इसी में समझाऊं 9 तक बांटे थे, 10 होता 11 होता, अगर मैं समझाऊं तो इसी में देख लो 10 होता 11 होता, ये वैल्यू आती 0, तो एम की वैल्यू क्या करते 0, 11 भी क्या है 7 से ज्यादा ही है, क्योंकि एफ में 7 ही होते, 7 ऑर्बिटल, 7 से ज्यादा, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे सबके पास जो भी क्वांटम नंबर रहेगा हम सभी लोग बड़े आसानी से सीख सकते हैं, क्वांटम नंबर को जान सकते हैं। हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके बुकों में है, उनको समझते हैं और आप सभी लोगों से ऐसा कहा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन और ले लिया जाए। इस तरह का बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन और ले लिया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, जो भी चारों क्वांटम नंबर है वो निकालना है। याद रहे कुछ क्वेश्चन दिए गए जैसे Na+Z बराबर 11 ऐसे कर दिया गया, समझते जाइएगा। Zn+2 Z बराबर 30, मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप इनको समझो। देखो हम सभी लोग Na+ और Z बराबर 11, तो पहले Z का कॉन्सेप्ट क्या है,
जेड का मतलब होता है वो चीज बताता है एटॉमिक नंबर। क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। और आप याद रहो तो Na प्लस क्या है? Na प्लस रियल में आयन है। क्या है? आयन। और वो भी कौन सा आयन है? धन आयन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है केट आयन, हिंदी में बोला जाता है धन आयन। समझ पाए? अब थोड़ा और समझिए। आप याद रखिए कभी भी हम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधे नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। याद रहे सबसे पहले उसके परमाणु का आप, एटम का आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब जाके आप किसका करेंगे? आयन का। मतलब सबसे पहले हम सोडियम का करेंगे, तब जाके सोडियम प्लस का करेंगे। समझ आया? सोडियम के लिए भी Z बराबर 11 होगा और सोडियम प्लस के लिए भी Z बराबर 11 होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या होती है प्रोटॉन का नंबर। किसका नंबर होता है? प्रोटॉन का। और किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन कभी नहीं बदलता। इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता था, जिफिक्स। मतलब जो नंबर फिक्स हो उसी को जिफिक्स कहते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। जेड से दिखाया जाता है, चाहे एटम होगा चाहे आयन होगा, बदलने वाला नहीं है। हाँ, इससे एक चीज पता चलेगा कि जितना आपका प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है एटम के फॉर्म में। यानी सोडियम एटम में देखें तो ये Z11 अगर है, समझना यही प्रोटॉन है यही इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन का करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। समझ आया? आप अगर इसमें आते Na प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे बाहर जो रहेगा, जिसका n की वैल्यू ज्यादा रहेगी, उसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? 3 है, इसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 1 प्लस है तो कई इलेक्ट्रॉन निकला, 1, ये पूरा गायब ही हो गया। तो जब गायब हो गया तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। बात समझ पाए? क्योंकि यहां पे 3s क्या हो गया? 0। इनकी कहानी समाप्त हो गई। बचा लास्ट में कौन? 2p6 का। हमें इसी 2p6 का क्या निकालना है? चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो n बराबर 2, L बराबर P के लिए देखो 1, सही है। और m बराबर क्या हो जाएगा? P में 3 ऑर्बिटल है, बना लीजिएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और आप देखो +1 0 -1, तो -1 करिएगा। अंतिम वाला यस नीचे है तो माइनस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए जो मैंने लिखा हुआ है, कौन सा? ये वाला Zn वाला। देखो क्या होता है, बच्चे गलती कहाँ करता है मैं आपको बता दूं। जैसे जिंक आपको निकालना है सबसे पहले इसका, फिर निकालना है Zn+2 का। यहीं पे गलती आपको समझ में आ जाएगी बच्चा क्या गलती करता है। जैसे इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। Zn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला। और अभी मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां पे? जिसका n ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा n किसका है? 4 का है। 4 ही तो है ज्यादा, 2 ठू निकाल दो। निकाल दोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 आ जाएगा, वो खत्म हो गया। तो अंतिम ये बचेगा। अंतिम क्या होगा? ये बचेगा। इसी 3d10 का आप निकालेंगे चारों। तो n बराबर 3, L बराबर 2, m बराबर कैसे निकालेंगे? d में 5 ठू होता है, बना लीजिए ऐसे। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को हुंडसला से बांट दीजिए। पहले एक एक करके एक दिशा में। देखो +2 +1 0 -1 -2। अंतिम वाला आया नीचे तो -2 और यस की वैल्यू देखो -½ ही आएगी। समझ आया? अब आपको मैं बताऊं बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे ये गलती करते हैं, Zn यहाँ क्या है? +2 है, तो समझ में आता 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो 30 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और निकाल देते हैं 28 वाले का। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं? 28 का। और जब 28 का करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 आता है। किसका आता है? 3d8। वास्तव में ये गलत है।
ये प्रोसेस गलत है, ये वाला सही है। आप बताओ इस वाले में और इस वाले में अंतर है कि नहीं है? तो आप इसको अपनाइए। आप याद रखेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन अंतिम में से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन अंतिम में ही आएगा, पहले से ही आपको इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, गलती मत करिएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको केवल यही सिखाया कि हम क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आयन का निकालते हैं तो याद रखिए सबसे पहले एटम का निकाल लीजिएगा, एटम का निकालने के बाद आयन का निकालिए। देखिए आयन में कितना दिया गया है या कितना लिया गया है, क्योंकि देने पर प्लस बनता है और लेने पे माइनस बनता है। तो जो भी लेन देन होगा सबसे बाहर होगा, बाहर की दुनिया में होगा। तो दिया जाए या लिया जाए ये बाहरी क्लास बताएगा, बाहरी ऑर्बिट में होता है। बाहरी ऑर्बिट कौन होगा? जिसका यन ज्यादा होगा वही बाहरी ऑर्बिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया है। थैंक यू। मेरी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा एटॉमिक मॉडल की, केवल एक क्लास बनाऊंगा, उसमें सारे एटॉमिक मॉडल्स मैं पढ़ा दूंगा। वेट करिएगा, पूरी क्लास को शेयर करिए।